गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023। पॉलिटी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता है लोकसभा में 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन जो है वो बिल पास हो गया है, और अब ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स दोनों पर लागू होगा 2029 से। ठीक है, तो इस बिल का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसमें जो नंबर ऑफ विमेन एमपीज़ हैं लोकसभा में, वो अगर हम करंट मेंबर्स के हिसाब से देखें तो 543 की स्ट्रेंथ के हिसाब से वन थर्ड मतलब 181 मेंबर जो है, जो सीट्स होंगी वो विमेन के लिए रिजर्व होंगी। करंट हाउस में 82 वुमेन एमपीज़ वैसे भी हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा जो है वो विमेन की स्ट्रेंथ हो जाएगी लोकसभा में। लेकिन ये बिल जो है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है, तो इसलिए इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया है। अब राज्यसभा में जाएगा बिल, वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। अब विमेन जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आ सकती हैं क्वालिटी ऑफ डिबेट्स में, लेजिस्लेटिव डिबेट्स में, डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस, तो इसमें जो है कहा गया है कि मोस्टली मोटे तौर पर तो ये राज्यसभा में जो 2010 में बिल लाया गया था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसी की तरह है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न ये रखा गया है कि इसमें सनसेट क्लॉज है, मतलब जो रिजर्वेशन पीरियड है वो 15 साल के लिए वैलिड होगा। और जो ये बिल कब से लागू होगा, जब डीलिमिटेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है, तो डीलिमिटेशन जो है इसमें कब होनी है, जब तक सेंसस नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेंसस जो 2021 में होना था, क्योंकि कोविड चल रहा था तो वो अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। जैसे ही वो सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगी। तो बाय द टाइम जब 2029 के इलेक्शंस आएंगे तब ये जो है प्रोविजंस वैलिड होंगे। ठीक है, और इसमें जो राज्यसभा है या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पर ये कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें और तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चाहिए होंगी इस बिल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, एक तो आर्टिकल 82 जिसमें कि रीएडजस्टमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, आर्टिकल 170 क्लॉज 3 जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉम्पोजिशन से डील करता है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बिल ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कैसे इन सीट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वन थर्ड सीट्स को, और सिर्फ इतना कह रहा है कि ये बिल जो ये सीट्स होंगी रिजर्व सीट्स, ये बार बार रोटेट होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डीलिमिटेशन एक्ट 2002, उसमें जो है हमने साल 2000 के सेंसस के हिसाब से जो है लास्ट 2002 का एक्ट पास किया था। और अगर हम देखें तो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस पर अभी तक फ्रोजन है। ठीक है, अब जो लेटेस्ट सेंसस होना था उसके बाद चेंजेस आने थे, लेकिन अभी तक वो सेंसस हुआ नहीं है। और अगर हम देखें तो ये सिर्फ लोकसभा में ही जो है ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं आया है। इससे पहले ऑलरेडी आर्टिकल 243D के अंदर हमने रिजर्वेशन ऑफ SC STs और विमेन की पंचायत में भी सीट्स जो है वो रिजर्व की हुई हैं। विमेन को वन थर्ड ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व मिलती हैं पंचायत में और लोकल गवर्नमेंट्स में। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक परसेंटेज ऑफ विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो PRIs में हैं, जो 50% से ज़्यादा हैं, वो कम से कम 18 स्टेट्स में है। हाईएस्ट प्रपोर्शन जो है वो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की उत्तराखंड में है, जो कि मतलब 56% के आसपास है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइव आइज अलायंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक एलिगेशन लगाया है कि पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रो खालिस्तान लीडर की किलिंग में। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने इस एक्विजिशन को सीरियस कहा है। तो बेसिकली एक डिप्लोमेटिक चैलेंज आ गया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट की वजह से। बिना किसी एविडेंस के उन्होंने जो है ये एलिगेशंस लगाया है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने प्रो खालिस्तान लीडर और टेररिस्ट को जो है वहाँ पर मारा है। तो US ने भी बोला है कि डीपली कंसर्निंग है, UK ने भी सेम यही बात बोली है, लेकिन फाइव आइज अलायंस ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने से मना कर दिया है। ठीक है, अब हम देखें तो फाइव आइज अलायंस है क्या। 1946 में एक अलायंस फॉर्म हुआ था 5 एंग्लोफोन कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है आपस में की जाती है। अब ये फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो इस एग्रीमेंट को इनिशियली कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट, लेकिन 1948 के बाद जब इसमें कनाडा को शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया गया, तो इसका नाम फाइव आइज हो गया।
1950s में खासकर जब कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, तो सोवियत यूनियन, चाइना और ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज़ के ऊपर जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है फाइव आइज अलायंस करता होता था। तो फाइव आइज जो है वो 2013 में एक फिर से न्यूज़ में आया, जब एडवर्ड स्नोडन ने ये डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए और पब्लिक को बताया कि जो फाइव आइज कंट्रीज़ हैं वो अपने प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर अपने ही कंट्री में भी जो है वो स्पाइंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिप्ताको गौरमा चार्टर। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिलिट्री लीडर्स जो हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर के, उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है लिप्टाको गोरमा चार्टर, माली की कैपिटल बामाको में। तो लिप्टाको गोरमा चार्टर जो है ये अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स एस्टेब्लिश करता है। तो इसमें जो है कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंस का एक प्रोविज़न है, और ये मिलिट्री और इकोनॉमिक एफर्ट्स को कंबाइन करने का एक अलायंस है। इसमें तीनों कंट्रीज़ को बाइंड किया जाता है कि आपस में जो है आर्म्ड रिवेलियंस को प्रिवेंट करेंगे और सेटल करेंगे। तो ये लिप्टाको गौरमा रीजन खासकर वो वाला रीजन है जो बॉर्डर पर पड़ता है माली, बुर्किना फासो और नाइजर के। अब अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स देखते हैं। तो जो मिलिट्री जनता लीडर्स हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर के, उन्होंने एक चार्टर साइन किया था डिफेंस अलायंस बनाने का, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। इस अलायंस के अंदर कोई भी एक पर अटैक, जैसे नाटो में होता है ना, तो नेटो में जैसे जो प्रोविजन है कि किसी भी एक सिग्नेटरी स्टेट पर अगर अटैक होता है तो उसको ऑल सिग्नेटरीज पर अटैक माना जाएगा, वही इसके अंदर भी प्रोविजन है। जो मेंबर्स हैं इस तीन कंट्रीज़ के, ये फ्रांस सपोर्टेड G5 साहेल अलायंस के भी मेंबर्स हैं, जिसमें कि इन तीन कंट्रीज़ के अलावा चैड और मॉरिटानिया भी जो है वो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने रेजिडेंशियल प्रीमिसेस जो है वो जोगबानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर जो है वो लॉन्च किए हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, अरारिया बिहार में। तो अगर हम देखें लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2010 के अंदर इसको अथॉरिटी को बनाया गया है डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स एट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स में। तो ये क्रिएशन, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। टेन्योर पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का होता है, और बेसिकली इनके फंक्शंस ये हैं कि डेवलप करना, सैनिटाइज करना, मैनेज करना फैसिलिटीज़ को क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स के लिए। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेनेडियम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेनेडियम एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है जिसकी कई तरह की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, और इसको रिसेंटली फाउंड किया गया है सेडिमेंट सैंपल्स जो कि गल्फ ऑफ खंबात में, गुजरात में कलेक्ट किए गए हैं। तो वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है, सिंबल V जिसको दिया गया है। सिल्वर ग्रे डक्टाइल एलिमेंट है, मेलिएबल है, और ये हार्डर है कई मेटल से। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है इसमें। इसको जनरली कई तरह के मिनरल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम के साथ फाइंड किया जाता है, और ये 22nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में। कई 60 डिफरेंट मिनरल्स जैसे कि वेनेडाइट, कार्नोटाइट, रॉस्कोलाइट और पेट्रोनाइट, उसमें ये मिलता है आपको। और लार्जेस्ट रिसोर्सेज इसके अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका और रशिया में है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स इसके चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया है। अगर हम एप्लीकेशंस देखें इसके, तो ये स्टील और अदर मेटल्स के अलॉइंग में हेल्प करता है। और वेनेडियम स्टील जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए, टफनेस के लिए, हार्डनेस जो है हाई टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए बहुत फेमस है, और इसको हम टूल्स, कटलरी और स्ट्रक्चरल मटेरियल की इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं। वेनेडियम फ्लो बैटरीज भी आती हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज में हमें हेल्प करती हैं। वेनेडियम कंपाउंड्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने में भी काम आते हैं। इसके न्यूक्लियर एप्लीकेशंस भी हैं। मेडिकल स्फेयर में जो है कई तरह की बीमारियां ट्रीट करने में, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, उन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम गल्फ ऑफ खंबात के बारे में देखें तो ये एक इनलेट है अरेबियन सी में, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में के पास, गुजरात स्टेट में, और इसको हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। तो इसको, ये लगभग 80 माइल्स स्ट्रेच्ड है, और ये काठियावाड़ पेनिनसुला को साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात से डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर रिवर्स बहुत सारी ड्रेन होती हैं जाकर, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती रिवर्स, और ये रिलेटिवली शैलो है। एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर है, कैरेक्टराइज किया जाता है टाइडल मूवमेंट्स द्वारा, एक्सटेंसिव मड फ्लैट्स द्वारा, और हाईएस्ट टाइडल रेंजेस इन द वर्ल्ड के लिए फेमस है। कई तरह के कोरल रीफ्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे अराउंड स्मॉल इनलेट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गल्फ। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ध्रुवास्त्र मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली ग्रीन लाइट दे दिया है इंडिजिनस ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल को प्रोक्योर करने का। तो ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ये एयर फोर्स के हेलिना के वर्जन का ही एक तरह से हेलिना का ही एक वर्जन है, और इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड के ऊपर ये ऑपरेट करता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मिनिमम रेंज इसकी 500 मीटर्स है, मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर्स है। इसको 4 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से भी जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, और ये टारगेट्स को मूविंग स्पीड्स ऑफ अबाउट 70 किलोमीटर्स के जो टारगेट है उनको भी हिट कर सकता है। डायरेक्ट हिट मोड या फिर टॉप अटैक मोड दोनों को ये एंगेज कर सकता है। हर तरह के वेदर में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, डे और नाइट कंडीशंस में। अगर हम देखें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो मैन पोर्टेबल वर्जन जो है वो नाग मिसाइल का ही वर्जन है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रुसेला कैनिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 ब्रिटिश सिटीजन जो है उनको ब्रुसेला कैनिस जो है एक बैक्टीरियल डिसीज़ जो है वो हो गई है, जो कि इनक्योरेबल डॉग डिसीज़ है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो बैक्टीरिया ब्रुसेला कैनिस से होती है। हाईली कंटेजियस है डॉग्स के अंदर। डॉग्स में इनफर्टिलिटी, मोबिलिटी इश्यूज़, डिस्कम्फर्ट जो है वो करता है ये। और कई तरह की जो है ब्रुसेला जो स्पीशीज़ हैं वो शीप्स, गोट्स, कैटल और कई तरह के एनिमल्स को जो है ये अफेक्ट करती है। डॉग्स जनरली ब्रुसेला कैनिस को कांटेक्ट करते हैं इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। ह्यूमंस में भी ये ट्रांसमिट जो है वो बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू ही होता है। अगर देखें हम इसमें तो लिथार्जी, फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, ये सब मेल्स में आ जाती है, ह्यूमंस में आ जाती है अगर हो जाता है ये। तो डॉग्स में तो ये डिसीज़ अनट्रीटेबल है, तो इसमें हम डॉग्स को बेचारों को मारना ही पड़ता है। लेकिन ह्यूमंस में इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is 128th Constitutional Amendment Bill of 2023. This topic is important for your polity and social issues both. So you know that Lok Sabha has recently passed this 128th Constitutional Amendment Bill, which has brought 33% reservation for women in Lok Sabha and all state legislative assemblies. And this quota will be extended to the seats which are reserved currently for SCs and STs. So once passed by the Rajya Sabha, this Nari Shakti Vandan Adhiniyam will take the number of women MPs in the Lok Sabha as per its present strength of 543 to 181. Currently, we already have 82 women MPs in the Lok Sabha. So, given that it is a constitutional amendment bill, of course, it would be required to be passed by special majority. So, of course, in the decision-making process, women can bring different perspectives. So, this bill should be welcomed by all. So if we look at the 100 highlights of this bill, then it is similar to the legislation which was passed in Rajya Sabha in 2010. And according to this bill, as nearly as 1/3 of the total number of seats will be filled by direct election to the House of People or Lok Sabha, and it will be reserved for women. So this bill has a similar provision for assemblies in the states and Delhi also. Thus, quota will of course not be applicable in Rajya Sabha and state legislative councils. So unlike the 2010 bill, like the 2010 bill, this bill also has a sunset clause, which means that this reservation will exist for a period of 15 years. And the key difference from the previous version is that this bill would be implemented or women reservation would come only after the delimitation process. The next delimitation process would be carried out. So the upshot of these conditions is that women's reservation may not effectively operationalized in the Lok Sabha before the general election of 2029. Okay, so the bill does not specify how these seats will be identified, and it only proposes rotation of the reserved seats. So as per the current provisions of Delimitation Act of 2002, we already have the delimitation carried out on the basis of 1971 population, but now after 2021 census, which has been delayed indefinitely, the new delimitation exercise would be conducted, and after that these reservation provisions would be applicable in the country. So
If we look at the local governments, PRIs and urban local bodies, Article 243D has already reserved one third of total number of seats for women. Okay, women SCs and STs. So according to government data, percentage of women elected members in PRIs is more than 50% in almost 18 states, with the highest proportion of women representatives in Uttarakhand. So the next topic is Five Eyes Alliance. This topic is important for your international relations. So Canadian Prime Minister has accused agents of Indian government with the killing of pro-Khalistan leader and terrorist Hardeep Singh Nijjar. The Five Eyes Intelligence Alliance has called the accusation serious, but they have refused to publicly condemn the killing of Nijjar in a joint statement. So India is facing a diplomatic challenge after Canadian Prime Minister these allegations of Canadian Prime Minister. US and UK both have described these allegations as serious. Canada has also expelled a senior diplomat for his alleged involvement in the killing of pro-Khalistan leader and Canadian citizen Nijjar. So if we look at the Five Eyes Intelligence Alliance, then it was built in 1946 and between the five Anglophone countries, and this became or this entered into existence after a series of bilateral agreements on surveillance and intelligence sharing between US, UK, Australia, Canada, and New Zealand. So these arrangements are commonly referred to as UK US Communication Intelligence Act or Agreement. This agreement was later on extended to Canada in 1948, Australia and New Zealand in 1956. So since then, we are calling it Five Eyes Alliance. So these countries shared Cold War intelligence among themselves from the from the Soviet Union, from People's Republic of China and Eastern Bloc countries. And in 2013, there was a controversy when Edward Snowden released the documents, classified documents, into the public, revealing that these Five Eyes Alliance was spying on the private citizens of their own respective nations. So the next topic is Liptako Gorma Charter. This topic is important for your international relations. So recently, military leaders of Mali, Burkina Faso, and Niger have signed a mutual defense pact. So this is called the Alliance of Sahel States, which has established an architecture of collective defense and mutual assistance. This is a combination of military and economic efforts between the three countries. It binds them to work to prevent or settle armed rebellions. So this Liptako Ghorma region is basically a region where the Mali, Burkina Faso, and Niger borders meet. So this Alliance of Sahel States means the Junta leaders of Mali, Burkina Faso, and Niger have signed that alliance, which says that any attack of one or more signatories will be considered as an attack on all signatories. So it is basically like NATO. Okay, so these three countries are also members of France-supported G5 Sahel Alliance. Along with these three countries, Chad and Mauritania are also the two other allies. So the next topic is Land Port Authority of India. This topic is important for your economy section. Recently, Union Minister of Home Affairs has inaugurated the newly constructed residential premises at the Jogbani Integrated Checkpost of the Land Port Authority of India in Bihar. So this authority was constituted under the Land Port Authority Act of 2010, and it was constituted for the development and management of facilities for cross-border movement of passengers and goods at designated points. It is responsible for creating, upgrading, maintaining, and managing border infrastructure in the country. It consists of a chairperson and members who are appointed by the central government for a tenure or period of 5 years. So it is mandated to develop, sanitize, and manage the facilities for cross-border movement of passengers and goods, and the nodal ministry is Ministry of Home Affairs. So the next topic is vanadium. This topic is important for your science and tech section. So vanadium is a critical raw material which is meant for many industrial applications, and it has been found recently in sediment samples collected from Gulf of Khambat in Gujarat. So vanadium is a silver gray, ductile, and malleable metallic element which is having the symbol V, and it is harder than most metals, and it has good corrosion resistance also. It is found in combination with various minerals, coal, and petroleum, and vanadium is the 22nd most abundant element in Earth's crust. It is found in over 60 different minerals. The largest resources of vanadium minerals are found in South Africa and Russia.
and the leading producers are China, South Africa, and Russia. So, if we look at its applications, then it is used as an alloying element in steel and other metals. Vanadium steel, for example, is known for its strength, toughness, and ability to maintain hardness at high temperatures. It is commonly used in tools, cutlery, and structural materials. Vanadium flow batteries are also used for the storage of renewable energy. Okay, so it is also used in the compounds of vanadium are also used in the production of sulfuric acid. It also has applications in nuclear reactors. In the medical field also, or at medical sphere also, it is used. It is used as in the treatment of several ailments, including diabetes, heart disease, and high cholesterol. Okay, so if we look at the Gulf of Khambat, then it is an inlet in the Arabian Sea along the western coast of India in the state of Gujarat, and it is about 80 miles long, and it divides the Kathiawar Peninsula from the southeastern part of Gujarat. The many rivers drain into it, for example, Narmada, Tapti, Mahi, and Sabarmati. It is a relatively shallow area, and it is an enclosed body of water which is characterized by tidal movements and extensive mudflats. It is known for having one of the highest tidal ranges in the world, and even some coral reefs are found around the small inlets in the western part of the Gulf. So the next topic is Dhruvastra missile. This topic is important for your security section. So India's Defense Acquisition Council has recently given the green light to the procurement of indigenous Dhruvastra short-range air-to-surface missile. It is a helicopter-launched anti-tank guided missile system. It is a short-range air-to-surface missile which has been indigenously developed by the DRDO. It is Air Force version of Harina. It is equipped with imaging infrared seeker, and it operates in lock on before launch mode. It has fire and forget. It is a fire and forget missile which has a minimum range of 500 meters, and it has a maximum range of 7 kilometers. It can be launched from altitude of up to 4 kilometers, and it can hit targets moving at speeds of up to 70 kilometers per hour. It can engage in both direct hit mode as well as top attack mode. It can work in all kinds of weather during day and night. What are the MP man portable anti-tank guided missiles? So these are man portable version of the Nag missile, and it was developed by DRDO. They have a range of about 2.5 kilometers, and it can be used for short range anti-tank missions. So the next topic is Brucella canis. This topic is important for your social issues. So 3 British citizens have been recently infected with Brucella canis, which is an incurable dog disease. So this is an infectious disease caused by the bacteria Brucella canis, and it is a highly contagious disease between dogs. It causes infertility, mobility issues, and discomfort in affected dogs. Different species of Brucella can infect sheep, goats, cattle, deer, pigs, and other animals also. Dogs typically contract this disease through infected bodily fluids, and it can also transmit in humans through contact with infected bodily fluids. So the symptoms include lethargy, fever, swollen lymph nodes, reproductive problems, joint pain, and testicular swelling in males. Okay, this disease is untreatable in dogs, so that's why unfortunately they have to be killed. Um, or left for euthanasia. So in humans, effective treatment is available through an extended regimen of antibiotics. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.